हेलो दोस्तों, जय तुम संस्कृतम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत को जो है जानेंगे। आप लोग यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस संस्कृत, यहाँ तक कि यदि आप क्लास 6 में है या 7th में है या 8 में है या 9th 10th 11th 12 किसी भी क्लास में है, यानी 6 से 12 तक और जितने भी ऑल एग्जाम है संस्कृत से रिलेटेड, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और इस चैनल पे संस्कृत को जो है सरल से सरल तरीके से बताने का प्रयास रहेगा। आप लोग जो है संस्कृत को बहुत हवा समझते हैं कि संस्कृत कितना कठिन है। कोई भी चीज कठिन नहीं होती है। कोई भी चीज तभी कठिन लगती है जब वो उस चीज के बारे में हम लोग या तो जानते नहीं, या तो प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर जो हमारा वो है नहीं होता है प्रयास। हम लोग यदि सच्चे दिल से चाहेंगे तो हमें हर चीज आ जाएगी। अब शुरू शुरू में जैसे हमारा साइकिल चलाना, हम साइकिल जब सीखते हैं तो पैडल मारते हैं तो लगता है कि कितना ज्यादा जोर लगाना पड़ा है, और एक समय ऐसा आता है कि जब हम चलाने लगते हैं तो साइकिल को बस एक बार मार देते हैं, फिर कितना दूरी तक जो है लेके चले जाते हैं। और कभी कभी तो यहाँ तक का ये होता है कि हम लोग बिना हैंडल के भी छोड़ के चलाते हैं। तो वैसे ही कोई भी सब्जेक्ट है उसको यदि जानना है तो उसके व्याकरण को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संस्कृत का जो व्याकरण है कहाँ से शुरू करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ। आप लोगों का संस्कृत इस चैनल पे स्वागत है संस्कृत पढ़ने के लिए। तो चलिए जानते हैं आज का, जो आप लोग थंबनेल देखे ही होंगे कि किससे रिलेटेड है। कोई भी विषय है उसका एक आधार होता है। इंग्लिश यदि हमें सीखना है तो भी हमको उसके व्याकरण को सीखना है, हिंदी सीखना है तो भी उसके व्याकरण को सीखना है। तो इसी प्रकार हमारा संस्कृत विषय है, उसके बारे में भी सीखना है तो उसके व्याकरण के बारे में जानना होगा। और जिस विषय के व्याकरण को हम जितनी अच्छी तरह जानते हैं वो विषय हमें उतना ही सरल लगता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में संस्कृत। और मैं उन टॉपिक से ही बात करूंगी जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, नहीं। मैं उन विषयों पे ही प्रकाश डालूंगी जो है 6 से लेकर टीजीटी लेवल तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊंगी। तो आज तक तो आप लोग मेरे आवाज के जरिए जाने हैं। ये मेरा जो पहला वो है वीडियो, इसमें जो भी गलती होइएगा उसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संस्कृत, जैसे संस्कृत है, हिंदी कोई भी चीज उसका आधार होता है, तो ऐसे ये संस्कृत विषय है। आज हम इन टॉपिक पे पढ़ेंगे। संस्कृत में जो है संस्कृत से किस प्रकार प्रश्न बनता है, व्याकरण से किस प्रकार प्रश्न बनता है, साथ ही साथ जो हमारा संस्कृत है उसका मुख्य कौन कौन सा अंग है उसके बारे में जानेंगे। तो संस्कृत में जो है हमारा सबसे पहला जो है, संस्कृत को सबसे प्राचीनतम जो है भाषा मानी जाती है। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ये सब तो बाद में आया है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, यहाँ तक कि जितने लोग भी कोई बात कहनी भी रहती थी तो संस्कृत में ही बोलते थे। उस समय के लोग इतने प्रकांड विद्वान थे। आज तो संस्कृत के नाम से ही कितने लोग डरते हैं। अब संस्कृत को मैथ से भी कंपेयर करते हैं। मैथ में हम लोग समझते हैं तो उसके सूत्र को याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वैसे ही संस्कृत को समझना है तो उसके व्याकरण को जितना हम समझ जाएंगे उतना ही हमें संस्कृत सरल लगने लगेगा। तो चलिए जानते हैं संस्कृत। संस्कृत जो है हमारा सम, उपसर्ग, क्रिया, धातु, अकत, प्रत्यय से मिलकर बना है। हमारा क्लास 6 से लेकर 12 तक ये प्रश्न परीक्षा में बनता ही है कि संस्कृत जो है किस उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा धातु लगा है और कौन सा प्रत्यय लगा है। तो संस्कृत में जो हमारा संस्कृत बोलते हैं तो सन का उच्चारण आता है, लेकिन जो बच्चे हैं कुछ लोग तो वो सन ही टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि संस्कृत में सन कोई उच्चारण नहीं है। सन जो है, सॉरी मैं गलत बोल गई, सन जो है कोई उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग है। तो संस्कृत में जब भी उपसर्ग पूछा जाएगा तो सम लगाएंगे। इतने ऐसे ही और कई शब्द है जैसे संयुक्त है, लेकिन उसका उपसर्ग पूछा जाएगा तो सम आएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जो 22 उपसर्ग हैं उसमें सम जो है उपसर्ग है, सन कोई उपसर्ग नहीं है। मुझसे भी ये गलती होती थी, मैं भी जो है उच्चारण के आधार पे कोई उपसर्ग पूछ दिया प्रश्न में तो लगा देती थी सन, लेकिन वो क्या है, गलत है, क्योंकि सन जो उपसर्ग संस्कृत में नहीं है। जब भी आएगा भले सन उच्चारण आए, लेकिन उसका उपसर्ग क्या रहेगा, सम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत में उपसर्ग है वो सम है, सन नहीं है। और कितने लोगों को ये बात जो है एग्री है कि हाँ मैं भी यही लगा देता था, सन या लगाती थी या लगाता हूँ, जो भी है आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइएगा। मैं भी जानना चाहूंगी मेरी तरफ कितने लोगों ने गलती की है। अब है हमारा क्रिया, धातु, अकत, प्रत्यय। संस्कृत का अर्थ क्या है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संस्कृत किससे बना है, सम उपसर्ग से, क्रिया धातु से, अकत, प्रत्यय से। ये प्रश्न क्लियर हो गया सबको। अब जानते हैं कि संस्कृत का अर्थ क्या है। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। कोई भी चीज है तो वो उसकी जितनी भी क्वालिटी है यदि उसमें वो फिट बैठता है तब उसको वेरीफाई किया जाता है। हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, जैसे टेटी देने जाते हैं, उसमें देखा जाता है कि हम लोग टीचर के उसमें जो हमारी परिपक्वता जो है कि नहीं, तो वो टेस्ट क्लियर करना होता है। तो जो क्लियर कर देता है वो उसको वेरीफाई कर देते हैं। उसी प्रकार जो संस्कृत है इसको भी वेरीफाई किया गया है, इसकी जो कसौटी जिसका नियम है वो सब उसमें ये पास है। और इसका अर्थ क्या है, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो शुद्ध है, उसको यदि हम गलत उच्चारण करेंगे तो उसका गलत अर्थ जो है अनर्थ हो जाएगा। तो जानते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा बनता है कि संस्कृत में व्याकरण से संबंधित बनता है। व्याकरण किन उपसर्ग से बना है और कौन सा धातु लगा और कौन सा प्रत्यय लगा। तो व्याकरण में हमारा 2 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग हैं? 2। व्याकरण में जब भी उपसर्ग पूछा जाएगा तो 2 बताएंगे, एक है वी और एक है आ।
तो हमारा जो वी है उपसर्ग, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आ भी लिखे हूँ, नीचे आंग लिखे हूँ, तो ये आप लोग समझ लीजिए वी धन आ धन क्री धन ल्युट ये आएगा तो भी सही है। वी धन आंग, क्योंकि जो आ है इसका जो है शुद्ध रूप ये आंग है। यदि आ दिया है तो आ पे टिक लगाएंगे, और यदि आंग दिया है तो आंग पे टिक लगाएंगे। तो वी धन आ क्री ल्युट ये भी सही है, और वी धन आंग प्लस क्री धन ल्युट व्याकरण ये भी सही है। तो व्याकरण में हमारे कितने उपसर्ग हैं? 2 है, एक वी है और एक आ। और कौन सा धातु है? क्री धातु है, और प्रत्यय कौन सा है? ल्युट है। तो व्याकरण हमारा शब्द किससे बना है? वी धन आंग धन क्री धन ल्युट। और संस्कृत किससे बना है? सम धन क्री धन प्रत्यय। ये 2 बातें आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब जानते हैं कि संस्कृत में जो वेदांग है उनका जो है मुख्य जो है 6 अंग है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। प्रश्न एक हमारा संस्कृत से पूछा जाता है कि संस्कृत कैसे बना है, किन किन शब्दों से मिलकर बना है। दूसरा प्रश्न बनता है हमारा व्याकरण किन किन शब्दों से बना है, उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा धातु लगा है। ये दोनों तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हमारा प्रश्न बनता है वेदांगों से कि संस्कृत में कि वेदों में कितने अंग बताए गए हैं। तो संस्कृत में जो वेदांग है वो 6 हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो ये जो चित्र बनाई हूँ आप लोगों के लिए वो जो है समझने के लिए बनाई हूँ। तो इसको जो है आप लोग समझने के लिए वो करिएगा। मुझे ऐसी ड्राइंग आती है, मैंने अपने लेवल में बना रखी है, आप लोग तो समझ लीजिए इसको। वेदांग में कितने अंग है? 6। कितने अंग है? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है छंद, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष और छठा है कल्प। अब ये इसको ऐसे याद हमसे नहीं होता है, मैं भी याद करती थी नहीं याद होता, लेकिन इस तरीके से जब याद करी हूँ तो मुझे याद हो गया। तो आप लोग भी इस तरीके से समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं ये जो मुख है, मुख जो हमारा मुंह है, इसको जो है संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत में जो वेदों के जो अंग है उसमें जो मुख्य स्थान मिला है, तो व्याकरण को क्या कहा गया है? मुख कहा गया है। ज्योतिष, ज्योतिष जो है हमारा नेत्र है। ज्योतिष में क्या होता है कि आने वाले समय के बारे में हम लोग जानते हैं, कुंडली के जरिए चाहे किसी को दिखाते हैं ज्योतिष को कि हाँ हमारे भविष्य में क्या लिखा है। तो ये सब क्या है? ज्योतिष से रिलेटेड, यानी आगे की जो बात है हमें पहले ही जब पता चल जाती तो उसे नेत्र दृष्टि से ही उसी को हम उसकी तुलना किससे कर दी गई है? नेत्र से कर दी गई है। मतलब कि जो पहले होने वाला उसको हम जान जाए, अपनी आंखों से देख लें, वो क्या हो गया? ज्योतिष हो गया। अब है निरुक्त। निरुक्त किसको कहा गया? कान को कहा गया। अब जैसे हम चर्चा में जाते हैं, सत्संग होता है, रात में जो हमारा रामायण पाठ बैठता है, चाहे जागरण होता है, ये सब किससे संबंधित है? निरुक्त से है। निरुक्त क्यों आया? कि जो इंसान मानव तन मिला है उसको जो है हमारा जो है मोक्ष मिल जाए, उस चीज के लिए निरुक्त को दिया गया। अब कल्प, ये जो हाथ है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? कल्प बोलते हैं। ये पूरा हमारा हाथ कल्प की, यानी कोई जितना कार्य है हमारा सब हाथ से करते हैं। अगला है हमारा शिक्षा, नाक। नाक, शिक्षा को क्या कहा गया है? संस्कृत में नाक कहा गया। क्यों कहते हैं कि हमारी नाक ऊंची रही, यानी जो शिक्षा है हमारा मान सम्मान बढ़ाती है। तो शिक्षा का जो कंपेयर किससे कर दिया गया है? नाक से कर दिया गया। अब क्या बचा हमारा? छंद। जो हमारा पैर है, पैर से हम चलते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में जो हमारा काव्य शास्त्र है उसको बनाने के लिए हमें छंद की आवश्यकता पड़ती है, यानी आगे बढ़ाने के लिए। तो वो हमारा किसमें चला जाता है? उसकी तुलना किससे कर दी गई है? छंद, पैर से। तो छंद की तुलना पैर से कर दी गई है, या पैर समझ लीजिए। अब जैसे हमारा पूरा शरीर है, यदि इसमें हाथ है, पैर नहीं है, चाहे आंख नहीं है, चाहे कान नहीं है, तो अधूरा है ना। तो उसी तरह ये जो संस्कृत है इसमें यदि 6 अंग ये नहीं रहेंगे तो संस्कृत का जो साहित्य हो चाहे व्याकरण शास्त्र उसको पूरा नहीं माना जाएगा। तो इन 6 चीजों का होना जरूरी है। जब ये सब 6 चीजें रहेंगी, जैसे हाथ रहेगा, पैर रहेगा, कान, नाक, सब कुछ, तो पूरा बॉडी हमारा संरचना करने के लिए सारी चीजें हैं, जब तक कंप्लीट नहीं रहेगा वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। अब जैसे हमारे शरीर में 5 जो है ऑर्गन जो है मेन है, सेंस ऑर्गन जो बोलते हैं, नाक, कान, आंख और त्वचा जो है और जीभ। तो इसी तरह ये जो 6 अंग है वो संस्कृत का मुख्य अंग है। अब इसके बाद जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण का आधार क्या है, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है। अब हम जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है कहाँ से शुरू हुई, संस्कृत का विकास कहाँ से शुरू हुआ। तो संस्कृत का जो विकास है तैत्तरीय संहिता में इंद्र ने जो है इंद्र जी ने संस्कृत की शुरुआत की तैत्तरीय संहिता के अनुसार। इंद्र को भी किससे पता चला? बृहस्पति से पता चला। बृहस्पति क्या थे? इंद्र के जो है गुरु थे। और बृहस्पति जी को किससे पता चला? ब्रह्मा जी से पता चला। तो संस्कृत व्याकरण का जो है 2 भाग हो गया है, एक ऐन्द्र संप्रदाय इंद्र के नाम पे पड़ा, एक है माहेश्वर संप्रदाय जो महेश यानी शिव जी को कहा जाता है, शिव जी के आधार पे। तो ऐन्द्र संप्रदाय में इंद्र को जो है प्रमुख माना जाता है, इसलिए इसका नाम ऐन्द्र पड़ गया। तो ब्रह्मा, संस्कृत सबसे पहले किसको आती थी? ब्रह्मा जी को आती थी। ब्रह्मा जी ने किसको बताया? बृहस्पति को बताया। अब बृहस्पति ने इंद्र को बताया, फिर इंद्र ने भरद्वाज को बताया, फिर भरद्वाज ने ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मणों को। ऐसे जो है संस्कृत का विकास होता रहा। फिर बाद में क्या आया? हमारा माहेश्वर संप्रदाय। तो माहेश्वर संप्रदाय में क्या है?
जो शिव को मानते हैं। आज जो हम आधुनिक संस्कृत पढ़ते हैं उसका जो विकास है वो माहेश्वर संप्रदाय में पाणिनि जी ने किया। पाणिनि जी ने सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला जो हमारी अष्टाध्यायी आयुर्ण पढ़ते हैं, संस्कृत की जो वर्णमाला है उससे मुख्य जन्मदाता कौन माने जाते हैं? पाणिनि माने जाते हैं। तो पाणिनि जी ने जो है 700 से 500 ईसा पूर्व शताब्दी पहले जन्म लिया था। इनका जो समय है ये बताया जाता है। ये जो है आप लोगों को मैं व्याकरण विधि के अनुसार बता रही हूँ, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है व्याकरण विधि उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। और एनसीईआरटी जो है हमारा हर लेवल पे पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे केवीएस हो, तो उसके लिए जो है ये, और हाई स्कूल इंटर लेवल तक तो ये पढ़ाया ही जा रहा है। तो माहेश्वर संप्रदाय में सबसे पहले कौन आए? पाणिनि जी आए। पाणिनि जी ने जो उनकी बुक है अष्टाध्यायी, उसमें जो पूरी संस्कृत वर्णमाला जो आज हम पढ़ते हैं उसके जन्मदाता कौन है? पाणिनि जी हैं। फिर पाणिनि जी ने जो लिखा अपने अष्टाध्यायी में उसमें कुछ त्रुटि रह गई, कुछ कमी रह गई, तो उसको किसने पूरा किया? कात्यायन जी ने पूरा किया। और कात्यायन जी ने भी लिखा, इनको वररुचि भी कहा जाता है। तो कात्यायन जी ने उससे जो छूटा वो किसने पूरा किया? पतंजलि ने किया। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीनों क्या है? ऋषि हमारे मेन हैं। और इन तीनों लोगों को हम लोग त्रिमुनि भी कहते हैं। और तो आज की जो हम आधुनिक संस्कृत पढ़ रहे हैं वो हम माहेश्वर संप्रदाय व्याकरण के अनुसार पढ़ रहे हैं। इसके जन्मदाता कौन है? पाणिनि जी हैं। क्योंकि पाणिनि जी जो है बहुत ही कम बुद्धि वाले थे, तो उनको जब पता चला कि मुझे ज्ञान नहीं मिलता है तो वो तपस्या किए, और तपस्या जब किए तो शिव जी ने अपना जो है डमरू 14 बार बजाया। तो उन 14 ध्वनियों में जो उनको वर्ण सुनाई दिए उसी के आधार पर पाणिनि जी ने संस्कृत वर्णमाला की रचना कर डाली। तो हमारा जो है संस्कृत जो है, सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है? संस्कृत से संबंधित बनता है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु है, कौन सा कृत है। फिर जो है संस्कृत का जो बनता है प्रश्न व्याकरण से संबंधित बनता है। तो व्याकरण में 2 उपसर्ग हैं, वी और आ, और ल्युट क्या है? प्रत्यय है, फिर जो है धातु है। और संस्कृत का मुख्य अंग कितने हैं? 6 हैं। एक है शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। और संस्कृत व्याकरण की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? 2 परंपराएं हैं, एक ऐन्द्र संप्रदाय है और दूसरा माहेश्वर संप्रदाय। तो ऐन्द्र संप्रदाय में इंद्र जो है मुख्य है और माहेश्वर संप्रदाय में जो है पाणिनि मुख्य है। क्योंकि पाणिनि जी, यही जो हम आधुनिक संस्कृत पढ़ रहे हैं वो पाणिनि जी के द्वारा बताया गया जो अष्टाध्यायी है उसके आधार पर पढ़ते हैं हम लोग। और आज भी ये हम लोग हाई स्कूल लेवल पे, चाहे इंटर लेवल पे, चाहे टीजीटी पीजीटी कुछ भी कह लीजिए, उसमें जो है हमारा पाणिनि के आधार पर ही पढ़ा जाता है। ये जो व्याकरण है ये साइट हो गया है, लेकिन इसको जो है जानना भी जरूरी है कि शुरू कहाँ से हुआ, इसलिए। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक। और मैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वो भी बताइएगा कमेंट करके, खराब लगा है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती कि जो मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। मेरा उद्देश्य इस चैनल को बनाने का इसीलिए है कि जो बच्चे जो है संस्कृत को कठिन समझते हैं उनके लिए मैं सरल बना सकूं। साथ ही साथ जो बच्चे कोचिंग की फीस नहीं जमा कर पाते हैं और वो समझ लीजिए कि पैसा जो उसका नहीं दे पाते हैं, उनके लिए भी है। या क्लास में सर जो है अच्छे से नहीं समझा पाते हैं या नहीं समझ में आ पाता है तो वो देखें। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो, और शेयर भी करिए। जो अन्य बच्चे हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है वो जो है पढ़े। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय।